अच्छा जी स्टूडेंट्स, जून 2019 का एक मॉक पेपर है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और सारे सवाल ही हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखता है कि डेटा फॉर पास्ट 20 ईयर्स ऑफ अ कंपनी इज एज फॉलोज। कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रॉफिट दो चीज़ें दी हुई हैं और दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 0.95, यानी कि ये आर की वैल्यू है। द सम ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फॉर द अबव डेटा वुड बी। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में b रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, और x इज इक्वल्स टू c प्लस डी वाई में d जो है ना वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। तो वो बोलते हैं b प्लस डी कितना होगा, b प्लस डी कितना होगा। अच्छा, हमारे डेटा के हिसाब से जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि कैपिटल कितना है, कंपनी में कितने पैसे हैं कंपनी चलाने के लिए, यानी कि ये y है और ये x है। तो अब हम अपने पास फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला हमारे पास था बी वाई ऑन एक्स का, और जो बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है वो होता है r मल्टीप्लाइड बाई एस वाई अपॉन एस एक्स। तो बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला है वो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 0.95 मल्टीप्लाइड बाई एस वाई यानी कि 7 डिवाइडेड बाई एस एक्स यानी कि 8। ठीक है जनाब, तो ये आ जाएगा 0.95 डिवाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 0.83125। बी वाई ऑन एक्स जो है वो बन जाएगा 0.83125। इसी तरह से बी एक्स वन वाई ढूंढेंगे। बी एक्स वन वाई कैसे ढूंढते हैं? बी एक्स वन वाई ढूंढने के लिए आर मल्टीप्लाइड बाई एस एक्स अपॉन एस वाई। आर जो है वो 0.95 दिया हुआ है, एस एक्स जो है वो हो जाएगा 8 और एस वाई जो है वो होगा 7। 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 0.95 ये बन जाता है 1.085, और फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको 1 और इसको 2। तो 1.085 प्लस 0.83125 ये बन जाता है 1.91625 या 1.916। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 जो है उसमें लिखा हुआ है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का सवाल है। यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड बिलो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 30। जब x 30 होगा तो y कितना होगा? पहले तो हम जो हमारा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है, इस इक्वेशन को बनाएंगे। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स का जो इक्वेशन है उसमें हम पहले बी वाई ऑन एक्स बनाते हैं। बी वाई ऑन एक्स कैसे बनेगा? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है यानी कि r दिया हुआ है, तो r मल्टीप्लाइड बाई एस वाई। अब यहाँ पर जो है ना वो 16 वेरिएंस दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डिवीएशन 4 और x का वेरिएंस 9 दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डिवीएशन 3। सो ये बन जाएगा 4/3 इंटू 0.7 विच इज़ 0.933। 0.933। ठीक है। अच्छा, फिर हम a की कैलकुलेशन करते हैं। a कैसे कैलकुलेट होता है? a कैलकुलेट हो सकता है हमारा समेशन ऑफ y ओवर n विच इज़ 48 मीन दी हुई है, माइनस b टाइम्स यानी कि 0.933 समेशन ऑफ x ओवर n यानी कि 40। तो a आएगा आपका 40 इंटू 0.933। 48 में से आंसर माइनस किया 10.68। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 10.68 प्लस 0.933x, और x की जगह जो है वो हमें 30 रखना है। तो x की जगह अगर हम 30 रखते हैं तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 0.933 इंटू 30 प्लस 10.68।
विच इज़ 38.67 या 38.6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है. एग्जाम मार्क्स x हैव मीन 70, यानी कि x अगर एग्जाम मार्क्स है तो उनकी जो मीन है ना वो 70 है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 24.49, और उनकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 24.49 है. द मार्क्स नीड टू बी स्केल्ड यूजिंग द फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू ax प्लस b. सो द स्केल मार्क्स y have mean 145 and standard deviation of 48.98. अब ये सवाल पर्टेन करता है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टीज से, जो हमने क्लासेस के कुछ शुरू के दिनों में भी डिस्कस करी थी, और उसमें से मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ एडिशन की थी. ठीक है ना. अगर हम मीन की बात करते हैं तो मीन की ये प्रॉपर्टी थी कि यार अगर आप जितने भी इंडिविजुअल नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे तो मीन भी जो है ना वो ट्वाइस हो जाएगी. अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीन ट्वाइस हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, 5 है और 10 है, तो इसकी मीन बनती है 10 + 5 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 बनती है. लेकिन अगर आप सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर एग्जांपल 10 और 20 लिख दो, तो जो आपकी मीन बनेगी वो बनेगी 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 15. यानी कि मीन जो है ना वो 7.5 से कहाँ चली गई, 15 पर चली गई. तो जो मीन है ना वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ डबल हुई तो जो मीन है ना वो भी डबल हो जाएगी. अच्छा, और फिर एक और प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ में कोई चीज़ ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना x की 2 वैल्यूज़ हैं 5 और 10, इसकी मीन आती है 7.5, लेकिन अगर लेट से आप इनमें 2 ऐड करते हो, यानी कि इसको 7 कर देते हो, इसको 12 कर देते हो, तो 12 + 7 जो है ना वो 19 बनता है, डिवाइडेड बाई 2 नई वाली मीन 9.5 बनेगी. यानी कि अगर कोई चीज़ ऐड करोगे तो मीन में भी उतना ही एडिशन आ रहा होगा. ठीक है. इसी तरह से कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टीज़ थी. अब यहाँ पर आप देखो कि मीन पहले 70 थी, अब मीन क्या हो गई है, 145 हो गई है. अच्छा, अब मुझे ये पता है कि अगर हर इंडिविजुअल वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो मीन भी डबल हो जाती है. अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो थ्राइस हो जाती है. और कोई चीज़ ऐड करी जाए तो मीन भी उतने से ही इंक्रीज होती है. जो अभी मैंने एग्जांपल दी उस हिसाब से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ. वो क्या इक्वेशन बना सकता हूँ, देखो x के जितने भी नंबर से उसकी मीन थी 70. तुमने x को y बनाने के लिए क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया. तो जो y की मीन होगी, अगर x की मीन 70 है तो जो y की मीन होगी वो a × 70 होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जिस तरह से हमारी मीन जो है वो 5 और 10 की मीन जो है 7.5 थी, और वो 10 और 20 की मीन जो है 15 हो गई, डबल हो गई. तो अगर x की कुछ वैल्यूज़ थी, उसकी एक मीन थी 70, और आपने अगर सारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को a से मल्टीप्लाई किया तो मीन जो होगी y की वो भी a से मल्टीप्लाई हुई होगी. और फिर अगर आपने उसमें b ऐड किया है तो जो y की मीन होगी उसमें भी b के इक्विवेलेंट वैल्यू ऐड हुई होगी, और ये बन जाएगा 145, बिकॉज ये y की मीन है. ठीक है ना. देखो, बात को इस तरह से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल भी बना लेते हैं. लेट्स से कि x की जो है ना वो 2 वैल्यूज़ हैं, और वो 2 वैल्यूज़ हैं 100 और 40. मीन कितनी आएगी, 70. अगर मैं x की सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 200, ये 80, मीन कितनी आएगी, 140. और अगर मैं इन सब में 5 ऐड कर दूं, 205, 85, 145,
तो देख रहे हो तुम इम्पैक्ट क्या होता है, अगर तुम सारी वैल्यूज़ को डबल कर दोगे तो मीन भी डबल हो जाती है, अगर सारी वैल्यूज़ में 5 ऐड करोगे तो मीन भी 5 से इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से उसने ये कहा था कि यार x की कुछ वैल्यूज़ हैं उसकी मीन है 70, यानी कि ये चीज़ दी थी। और फिर उसने बोला था कि यार इसको, इस x की वैल्यूज़ को मैंने y = ax + b किसी तरह से ऐड और मल्टीप्लाई किया है, इस तरह से ऐड और मल्टीप्लाई किया है, और फिर जो नंबर्स आए थे उसकी मीन है 145, यानी कि ये वैल्यू दी हुई थी। तो हमारी एक इक्वेशन तो ये बन गई ना, 70a + b = 145, 70a + b = 145, ये एक इक्वेशन बन गई। अच्छा, जब ये एक इक्वेशन बन गई तो इसके बाद क्या करेंगे भाई, दूसरी इक्वेशन भी बनाएंगे, बिकॉज हमें तो नहीं मालूम ना कि a और b कितना है। ऑल्दो जो एग्जाम्पल मैंने अभी बनाई उस हिसाब से प्रूव हो रहा है कि a जो है ना वो 2 होगा, b 5 होगा, लेकिन हमें तो नहीं पता। वो तो मैंने इसलिए बनाई कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव किया, मैंने कैसे बनाया। भाई मैंने अगर a से सारी x की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई हैं तो मैंने मीन को भी a से मल्टीप्लाई किया, अगर सारी वैल्यूज़ में b ऐड हुआ है तो मैंने मीन में भी b ऐड कर दिया और नई वाली मीन आ गई 145। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन x की 24.49 थी और y की 48.98 थी। स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या रूल था, अगर सारी वैल्यूज़ में कुछ ऐड करते थे तो स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज़ नहीं होती थी, लेकिन अगर सारी वैल्यूज़ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी उतने से ही मल्टीप्लाई होती थी। विच मीन्स 24.49 को अगर x की वैल्यूज़ को y बनाने के लिए मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी a से मल्टीप्लाई हुई होगी, b ऐड किया तो स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज़ नहीं हुई होगी, नई वाली स्टैंडर्ड डिविएशन 48.98 होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक्स में भी लिखी हुई हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में टेस्ट होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। वो ऐसे कि 24.49 राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो a तो 2 आ जाएगा, जब a 2 आ जाएगा तो a को इधर 70 × 2 कर दो, 70 × 2 जो है वो 140 बनेगा, 145 माइनस आंसर यानी कि b5 बन जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एक अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। टीन measured the arm length x centimeter of 20 people in his class. He found that summation of x is equals to 1 to 1/8, यानी कि 20 लोगों के जो आर्म्स की लेंथ थी उनका जब सम कैलकुलेट किया तो वो 1 to 1/8 बन रहा था। एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x वाज 4.2, और x की जो स्टैंडर्ड डिविएशन थी वो 4.2 थी। कैलकुलेट समेशन, समेशन यानी कि एडिशन ऑफ x - 45। पहले तो इसको एक नॉर्मल तरीके से हम करते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटी सी। लेट से x जो है ना उसकी कुछ वैल्यूज हैं, 8 है, 10 है, 20 है। x की कुछ वैल्यूज हैं, 8 है, 10 है, 20 है, ये x की कुछ वैल्यूज हैं, 8, 10, 20। समेशन ऑफ x कितना बनेगा, समेशन ऑफ x जो होगा वो हो जाएगा 8 + 10 + 20 विच इज 38। अच्छा, अगर मैं x की सारी वैल्यूज में से 3 माइनस कर दूं तो 8 में से 3 माइनस किया 5, 10 में से 3 माइनस किया 7, 20 में से 3 माइनस किया 17। ऐड करो इसको, 5 + 7 + 17 ये बनता है 29। अब अगर मैं समेशन ऑफ x - 3 की बात करूं वो कितना है 29। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, सर ये 8 था, ये 5 था, 3 कम, ये 10 था, ये 7 था, 3 कम, ये 20 था, ये 17 था, 3 कम, यानी कि हर वैल्यूज़ में से, हर x की वैल्यू में से 3 कम हो रहा था और फिर मैंने ऐड किया था। तो मैं ऐसे भी तो कैलकुलेट इसको कर सकता था, अगर कोई मुझे समेशन ऑफ x दे के 38 है और बोले समेशन ऑफ x - 3 दे, तो मैं बोलूँगा कितनी चीज़ें, 1, 2, 3, तो आप 3 बार इसमें से 3 माइनस कर दो।
या 38 -3 कर दो, या 38 -3 इंटू 3 कर दो। पहला 3 क्यों, हर चीज़ में से 3 माइनस हुआ है। दूसरा 3 क्यों, 3 चीज़ें, तो 3 बार 3 3 3 माइनस हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या है, यहां पर मुझे समेशन ऑफ x माइनस 45 कैलकुलेट करना है और लोग कितने हैं 20, तो 1218 यानी कि समेशन ऑफ x माइनस 20 बार 45 माइनस कर दो, तो 1218 माइनस 20 इंटू 45 318 बच जाता है। ठीक है, 318 बच जाता है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या है, एंड समेशन ऑफ x माइनस 45 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, चलो ज़रा इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लो। देखो, लेट से x की कुछ वैल्यूज़ हैं, x की जो वैल्यूज़ हैं वो है फॉर एग्जांपल 2 और 4। x स्क्वायर की कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करो, 4 16। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो या वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा, समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ x स्क्वायर हो गया 20 अपॉन 2 माइनस समेशन ऑफ x ओवर n यानी कि 6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3, 3 का स्क्वायर जो है ना वो 9 है, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 10, 10 माइनस 9 इज़ 1। ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। फिर एक काम करो कि x की सारी वैल्यूज़ में से जो है ना वो 1 माइनस कर दो, यानी कि x माइनस 1 कैलकुलेट करो, तो ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करो तो 1 आएगा और नहीं 0 आएगा ना। 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर इज 0, 3 माइनस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। और तुम अब वेरिएंस कैलकुलेट करो, यानी कि समेशन ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो कि 4 है अपॉन 2 माइनस समेशन ऑफ x माइनस 1 यानी कि ये भी 4 है अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सो 4 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 2 बनता है, 2 का होल स्क्वायर 4 बनता है, 4 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, एक गलती जो हमने कर दी है वो मैं सही कर दूं। ये x माइनस 1 की वैल्यूज़ थी ना, तो अब मैंने उसमें से दोबारा से 1 माइनस कर दिया था, होगा तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये 10 आएगा, बिकॉज x माइनस 1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, बस सिर्फ उसको स्क्वायर करना था। तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2, और यहाँ पर आएगा 4 अपॉन 2। 10 अपॉन 2 जो है वो 5 हो जाता है, 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर जो है ना वो 4 ही रहता है, तो 5 माइनस 4 इज़ 1। यानी कि तुम ये देखो कि अगर मैं हर x की वैल्यूज़ में से कोई नंबर माइनस करता हूँ तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है? नहीं होती है। अच्छा, ये वेरिएंस की वैल्यू है, सॉरी वेरिएंस की वैल्यू है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज नहीं होता, वेरिएंस भी चेंज नहीं होता। वेरिएंस जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अंडर रूट लिखा जाता है। तो अगर मैंने हर वैल्यू में से कुछ माइनस किया तो वो चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। इसी तरह से अब ज़रा अपने सवाल पर आते हैं। ये तो एग्जाम्पल थी, मैं अगर अपने सवाल पर आऊँ, उसने बोला था कि जो x की स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 4.2 है। तो अगर ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, अभी हमने ये देखा कि यार अगर सारी वैल्यूज़ में से कोई एक चीज़ माइनस कर स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस निकाला जाए वो चेंज नहीं होता है।
तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि समेशन ऑफ x माइनस 45 का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ x माइनस 45 का होल स्क्वायर अपॉन 20, क्योंकि 20 लोग हैं, माइनस समेशन ऑफ x माइनस 45 का समेशन ऑफ x माइनस 45 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 4.2 के स्क्वायर के। क्यों? अभी हमने देखा कि अगर x की सारी वैल्यूज़ में से कोई भी चीज़ माइनस करी जाए तो नई चीज़ की स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होती है, और ये बेसिक स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टीज़ में भी लिखा हुआ है। अब हम क्या करें, अब हम जो है वो पिछले पार्ट में 318 एक वैल्यू ढूंढ चुके हैं, और ये 318 की जो वैल्यू थी वो समेशन ऑफ x माइनस 45 की थी। देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ x माइनस 45 का होल स्क्वायर अपॉन 20 माइनस, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 318 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.2 का होल स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व करेंगे, 318 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर किया, और फिर 4.2 का जो स्क्वायर है उसमें से इसको किया ऐड, और फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद अगर आप समेशन ऑफ x माइनस 45 होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पर रहने दो तो आपका आंसर 5409 आएगा। ठीक है, 5409 आपका आंसर आएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग है। बोलता है जोजी एम्स टू कैच अ बस विच डिपार्ट्स एट अ फिक्स्ड टाइम एवरी डे। जोजी एक बस कैच करने जा रही है, और वो बस जो है ना रोज एक सेम टाइम पर चलती है। ठीक है, रोज बस जो है ना वो एक सेम टाइम पर चलती है। फॉर एग्जाम्पल सुबह 9 बजे, तो रोज क्या होगा, बस सुबह 9 बजे चलेगी। जोजी अराइव्स एट द बस स्टॉप T minutes बिफोर द बस डिपार्ट्स। अच्छा, अगर बस 9 बजे चलती है ना तो ये जनरली जो है ना कुछ टाइम पहले बस स्टॉप पर पहुंच जाती है, यानी कि T मिनट्स पहले पहुंच जाती है। कितने मिनट्स पहले? T मिनट्स पहले। मिसाल के तौर पर अगर बस 9 बजे चलती है और T मिनट्स का आंसर है 1, यानी कि एक दिन ऐसा हुआ कि T1 है, यानी कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये T मिनट्स पहले आ गई, यानी कि ये 1 मिनट पहले आ गई, तो ये कितने बजे पहुंची होगी? 8:59। अच्छा, किसी दिन जो है ना वो T2 था, इसका मतलब ये कितने बजे पहुंची होगी? 8:58। अच्छा, अगर किसी दिन का T3 था तो उस दिन ये पहुंची होगी 8:57। अच्छा, अगर किसी दिन का T0 था तो 9 बजे, और अगर किसी दिन का T-1 था तो उसका मतलब ये 1 मिनट लेट थी, यानी कि 9:01 पर पहुंची थी। और किसी दिन का T अगर -2 था तो उस दिन ये पहुंची होगी 9:02 पर। फिर इसने लिखा हुआ वे T फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि T एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। 5.3 ये होती है हमारी मीन की वैल्यू। 5.3 जो है ना वो मीन है, और 2.1 का होल स्क्वायर जो है ना वो वेरिएंस है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2.1 है, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस। ठीक है ना, तो हमें मीन दी हुई है 5.3, हमें वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है 2.1 का स्क्वायर, और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई है 2.1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जोजी मिसेस द बस, यानी कि ये बस मिस कर जाए।
जोजी बस को मिस कर जाए। बस मिस कब होगी? जब टी नेगेटिव हो। या मैं ये भी कह सकता हूं कि बस तब मिस होगी जब टी जो है ना वो लेस देन 0। 0 का मतलब तो 9 बजे ना, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। बस तब मिस होगी जब टी जो है वो लेस देन 0। और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, तो मैं z इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो हमारा होता है z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, इससे मैं कन्वर्जन करूँगा तो 5.3 डिवाइडेड बाई 2.1 ये आ जाता है पी जेड लेस देन 2.52 और फिर इसको हम टी टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा नेगेटिव के साथ है, आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे जेड टेबल से तो आंसर 0.0058 आएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इफ ए मैन इज सेलेक्टेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्मोकर। अगर आप मैन सेलेक्ट करोगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो स्मोकर होगा? तो 200 स्मोकर्स हैं और टोटल मैन कितने हैं? 250। तो 200 डिवाइडेड बाई 250 विच इज 4/5। ठीक है भाई। अच्छा जी, अगले सवाल पर चलते हैं। 7 अच्छा, अब मेरे ख्याल में मैं क्वेरीज देख लूँ कि क्या हैं। 7 में किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो 8, 9, 10 में भी नहीं होगी। 13 पर अगली क्वेरी आ रही है। ठीक है, 13 मैं करवाता हूँ। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, इतने कोई मुश्किल सवाल नहीं होंगे। 13, अच्छा 13 क्वेरी है। ये टेस्ट योर सेल्फ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में भी सवाल था, इसको ज़रा कर लेते हैं। Osama and Abdullah were two friends. They both started two projects separately with the following cash inflows. If discount rate is 10% and Osama's investment is 80% of what Abdullah has invested. जो Abdullah की investment थी, Osama की investment उसका 80% है। Let X denote the investment by Abdullah. Assume कर लो Abdullah ने X rupees invest किए थे। And form an equation in terms of X for net present value of Abdullah's project less net present value of Osama's project. इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ईयर 0 पर जो आप प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो, यानी कि आपका कैश आउट फ्लो। उसने ये बोला है कि अब्दुल्ला की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको आप एक्स एज्यूम कर लो। अच्छा देखो, एक काम करते हैं ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। पहले हम अब्दुल्ला की बात करते हैं और ये देखते हैं कि अब्दुल्ला जो है ना, उसकी एनपीवी कितनी होगी। वो बोलता है लेट एक्स डिनोट द इन्वेस्टमेंट बाय अब्दुल्ला, डिस्काउंटिंग का रेट है 10%। तो अब्दुल्ला की जो एनपीवी होगी वो होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज यानी कि 1.5 लाख ईयर 1 पर है, इसकी 1 साल की डिस्काउंटिंग यानी कि डिवाइडेड बाई 1 + 10%। और 2 लाख जो है ना वो ईयर 2 पर है, यानी कि इसकी 2 सालों की डिस्काउंटिंग 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 + 10% की पावर 2। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है अब्दुल्ला के लिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज क्या होंगे? एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। देखो, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है ना। 150,000 डिवाइडेड बाई 1.1 प्लस 200,000 डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 301,652.8 माइनस एक्स। ये अब्दुल्ला की नेट प्रेजेंट वैल्यू का इक्वेशन है। अच्छा, उसामा की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? उसामा की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट का 80% है, यानी कि उसामा की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो एक्स नहीं होगी, एक्स इंटू 80% होगी या 0.8x होगी। उसामा की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, उसामा का जो प्रोजेक्ट है ईयर 1 पर वो 1 लाख कमा कर देता है, 1 लाख को 1 साल पीछे लेकर आना है तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%, प्लस जो 2.5 लाख रुपए हैं उसको 2 साल पीछे लेकर आना है तो 250,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 2 माइनस 0.8x, 80% जो है ना वो इन्वेस्टमेंट का रेट है। तो हमारा ये इक्वेशन उसामा के लिए बन गया। अब इससे बोला था, देखो ज़रा गौर से बात को सुनो, फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाओ इन टर्म्स ऑफ x, जिसमें x लिखा हुआ नजर आए, फॉर, अब कैसी इक्वेशन बनानी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अब्दुल्लास प्रोजेक्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अब्दुल्लास प्रोजेक्ट यानी कि 301,652.8 माइनस x, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अब्दुल्लास प्रोजेक्ट लेस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ उसामास प्रोजेक्ट, लेस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ उसामास प्रोजेक्ट। अच्छा, उसामा के प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 100,000 डिवाइडेड बाई 1.1 यानी कि 90,909 प्लस 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2 विच इज़ 206611, 206611.57 आ रहा है, उसको इग्नोर करते हैं, माइनस 0.8x, ये बन गया 90909 प्लस 206611 माइनस 0.8x। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। बोलता है फर्दर प्रोवाइडेड दैट अब्दुल्लाज नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रोवाइडेड दैट अब्दुल्लाज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब है ये ज्यादा है, देन दैट ऑफ उसामाज बाई 1000, ये ज्यादा है इससे, तो ज्यादा में से कम माइनस करूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा, और इसने बोला डिफरेंस कितने का, 1000 का। कंप्यूट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाई बोथ ऑफ देम इन टोटल। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई, आप x की वैल्यू ढूंढो, जो x की वैल्यू आएगी वो किसकी इन्वेस्टमेंट होगी, अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट होगी, फिर उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे, किसकी इन्वेस्टमेंट आएगी, उसामा की, और फिर दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है वो पहले 15 सवाल तक जितनी भी क्वेरीज आई थी वो डिस्कस कर ली, और बाकी क्वेरीज इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।